बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सही ज़ोर से दबाएं ताकि अगर आने वाली वीडियो में आपको कोई मसला ना हो और उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग पे हम कैसे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, एरोमेटिक मीन्स एरोमेटिक रिंग, सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट। यानी एरोमेटिक रिंग पे हम कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल में रिप्लेस करेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले कि इसे स्टार्ट कर ले, हम ये पढ़ चुके हैं अल्कीन में। अगर आपको पता हो ये अल्कीन है, अल्कीन में हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते थे, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं करते थे। इसलिए हम कहते थे कि अल्कीन में रिएक्शन जो होता था वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता था। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए फॉर एडिशन, कि वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते थे। अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल को आपने ऐड करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है फिर पीछे से मतलब कार्बोकेटाइन बन जाता था यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जाते थे। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता था। तो ये क्यों? क्योंकि अल्कीन इज़ मोर रिएक्टिव। वाई? बिकॉज अल्कीन के पास जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड है। अल्कीन हैज़ लोकलाइज्ड बॉन्ड पेयर, जिसके पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड है, और अल्कीन के पास जो पाई बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड नहीं है। तो इसी वजह से हम अल्कीन को कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल बिकॉज बेंजीन हैज़ पाई इलेक्ट्रॉन इन डीलोकलाइज्ड फॉर्म। उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं और अल्कीन के पास लोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से अल्कीन जो है एडिशन कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को अपने अंदर ऐड करता था। और ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने अंदर ऐड नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। कैसे? उसके हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, लेकिन जनरली मैंने ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल इधर आया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गए। ये पूरा मतलब रिएक्शन, इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है। दरमियान में बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये मसला स्टूडेंट में ये मसला होता है कि उसको कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का पता नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो जनरली हो जाते हैं, मतलब ना कैटलिस्ट की इस्तेमाल जनरली कंडीशन यूज़ नहीं होते, वो जनरल रिएक्शन उसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कहलाते हैं। अब अल्कीन में क्या होता है कि अल्कीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक ऐड होता है तो सब कहते हैं। अब ये रिएक्शन जो है अल्कीन का, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, और एरोमेटिक बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। यहाँ पे जो ए का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे ए का मतलब एरोमेटिक है। इसको आप गलत इसके मतलब वो ना करें। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें एस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसमें एडिशन होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दोनों के, अल्कीन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है। वजह मैंने बता दी कि इसके पास पाई बॉन्ड जो है, अल्कीन के पास वो पाई बॉन्ड जो है वो लोकलाइज्ड है, इसलिए वो ऐड कर सकता है। यहाँ पे लोकलाइज्ड नहीं है, इसलिए वो जस्ट सब्स्टिट्यूट करेगा। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल के साथ कैसे ये रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये इसका जनरल हम पढ़ते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, अल्कीन के अंदर जो होता था, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड हो जाता तो कार्बोकेटाइन बन जाता, उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है लेकिन फिर हम उसको मतलब रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एडिशन हो जाती है, वो ठीक है, फिर फर्स्ट हम एडिशन करेंगे लेकिन वो एडिशन स्टेबल नहीं होता, मतलब वो दोबारा से मतलब उसके एडिशन को रिमूव करते हैं। लेकिन वो कैसे हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे भी फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो एरोमेटिक रिंग में जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अल्कीन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन, और एरोमेटिक रिंग में जो इंटरमीडिएट बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये एरोमेटिक रिंग का इंटरमीडिएट है। अब ये बनता कैसे है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स से पहले एक और कॉम्प्लेक्स भी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह होता है, ये देखें कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये अपना लोन पेयर जो है, सॉरी फॉर दैट, ये पाई बॉन्ड अपना पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट कर देता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इसको फिर हम इस तरह शो करते हैं, इस तरह। ये देखो, जब इलेक्ट्रोफाइल इसके करीब आ जाए और ये चीज़ बन जाए, इसको हम कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स।
पाई कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद फिर ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें ऐड हो जाता है। ये देखो ये इस तरह ऐड हुआ है कि ये पूरा जो पाई बांड है ये इस तरह शिफ्ट हुआ है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है जो मैंने इधर शो किया हुआ है। ये कार्बोकेटाइन है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिग्मा कॉम्प्लेक्स से पहले ये बनता है पाई कॉम्प्लेक्स। अब कि हमें कैसे पता चलेगा पहले पाई कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनेगा कहाँ पे नहीं बनेगा, वो हम पढ़ते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स को सिग्मा कॉम्प्लेक्स, विलेंट कॉम्प्लेक्स या विलेंट इंटरमीडिएट, इसके मुख्तलिफ 3 नाम हैं। अब याद रखें स्टूडेंट्स, देखो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, अल्कीन में जब हम एडिशन करते थे तो वहाँ पे हम किसी कैटलिस्ट की कोई कैटलिस्ट भी यूज़ नहीं करते थे। वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता था, क्योंकि अल्कीन जो था वो थोड़ा सा रिएक्टिव था, उसमें रिएक्टिव अल्कीन उसमें रिएक्टिव था। अब यहाँ पे जो आप वो ले रहे हो ना बेंजीन, उसमें भी पाई बांड है, लेकिन ये रिएक्टिव नहीं है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। तो इसके लिए ये तो रिएक्टिव नहीं है। तो इसके लिए अगर आप क्या करेंगे, अगर इसमें हम इसको पहले तो आप ऐड करते हो ना, बाद में सब्स्टिट्यूट करते हो, तो पहले तो ऐड करोगे। तो अगर आपने इसको ऐड करना है तो इलेक्ट्रोफाइल को आपने रिएक्टिव लेना है। देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल चलो नॉर्मल चलेगा क्योंकि ये रिएक्टिव है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपका नॉर्मल नहीं चलेगा, इसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्टिव बनाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर पहले एडिशन हो जाए, फिर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट। वेयर इज कैटलिस्ट? यस, दिस टर्म। हम कैटलिस्ट, ये रिएक्शन जो हम करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ये विदाउट कैटलिस्ट नहीं होते। तो याद रखें, क्योंकि अपने इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिव बनाना पड़ता है तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आप कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते फिर पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन बहुत रेयर केस में, मतलब मुश्किल से होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसलिए हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव बन जाता है और ये इजीली अटैक करके फ़ौरन ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देता है, फिर वो पाई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड मींस दैट स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल। इसको आपने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन मजबूरी से भी इसको देगा कि बहुत ज़्यादा इसके पास कुछ भी नहीं है, तो मजबूरी से अपने पाई बांड जो इसको दे देगा, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। वो किसकी वजह से? कैटलिस्ट की वजह से। इफ रिएक्शन इज कैटलाइज्ड स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन पाई कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म्ड। और यूजुअली इस तरह होता है कि हम रिएक्शन जो करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं। सो ओनली सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो ये जनरल, इसके बारे में आपको ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये हो गया है। अब इसका हम जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कैसे मतलब ये रिएक्शन होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं जनरल मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, फिर इसके हम स्टेप वाइज तकरीबन 5 रिएक्शन है। सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्राइडल क्रॉफ्ट अल्काइलेशन है, फ्राइडल क्रॉफ्ट आइसोलेशन है। ये जितने भी रिएक्शन हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका जनरल मैकेनिज्म कैसे है? तो इसके 2 स्टेप्स हैं। जिस तरह अल्कीन में भी 2 स्टेप्स होते हैं। अल्कीन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे भी 2 स्टेप्स हैं। उसका इंटरमीडिएट था कार्बोकेटाइन, इसका इंटरमीडिएट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये इसका इंटरमीडिएट है। फर्स्ट स्टेप में हम इंटरमीडिएट बनाते हैं, सेकंड स्टेप में मिक्स करते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब वो प्रोडक्ट बन जाता है। अब कैसे इस रिएक्शन को कैसे करते हैं? असल में सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो एरोमेटिस्ट को डिस्टर्ब कर देता है। ये देखो, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स था ना, और ये इसमें इस कार्बन को अगर आप देख लो तो ये sp3 है, sp3, बाकी सारे sp2 है। क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ। तो sp3 जो है क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिक बेंजीन रिंग फॉलो नहीं करता sp3, तो मतलब ये एरोमेटिस्ट को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये एरोमेटिस्ट को डिस्टर्ब करने बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम इस स्टेप को कहते हैं स्लो प्रोसेस। ये स्टेप जो होते हैं स्लो प्रोसेस, इंटरमीडिएट का बनना ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जिस तरह यहाँ पे कार्बोकेटाइन का बनना स्लो प्रोसेस था, यहाँ पे इंटरमीडिएट का बनना स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आप एरोमेटिस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो। और लॉस ऑफ प्रोटॉन, इसमें क्या होता है कि ये प्रोटॉन जो चला जाता है, ये प्रोटॉन इससे चला जाता है, और ये बॉन्ड पेयर जो है इधर शेयर हो जाता है, और एरोमेटिस्ट दोबारा रिगेन कर लेता है। तो ये स्टेप फास्ट होता है। लॉस ऑफ प्रोटॉन इट्स अ फास्ट स्टेप। ये मैं कहाँ पे लिखूँ? इधर मैं लिखता हूँ। तो ये सेकंड स्टेप जो फास्ट है, फर्स्ट स्टेप जो स्लो है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये बन जाती है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए।
तो इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव कैसे हम बनाएंगे वो स्टेप तो मैंने इधर नहीं किया, वो खैर हम रिएक्शन में करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल को मैंने एक्टिव ऑलरेडी किया हुआ है, ये स्टेप हम नहीं करते, ये स्टेप हम रिएक्शन में पढ़ेंगे। ये जनरल मैकेनिज्म में फिलहाल आप इस तरह समझ लें कि ये बस ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में मौजूद है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इसको अपना पाई बांड शिफ्ट करेगा, तो जैसा पाई बांड शिफ्ट करेगा तो ये पाई बांड, यानी हम इसको इस तरह, अगर मैं इस तरह शो करूँ तो फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसको अगर मैं इस तरह शो कर लूँ कि पाई बांड इधर नेगेटिव आया, फिर इसने इसको शो किया और ये पॉजिटिव बन गया, तो ये पॉजिटिव बन गया। ये कार्बोकेटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनाने पड़ेंगे, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है सारे, कैसे कि इस पाई बांड को इधर शिफ्ट कर दो तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मैंने बना लिया। फिर इस पाई बांड को इधर शिफ्ट कर लो तो इधर पाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन गया। अब इसके बाद मतलब ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं तीनों, इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये सारे इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये हो गए। सेकंड स्टेप में क्या होता है, लेकिन ये स्टेप बहुत स्लो होते हैं, मैंने बता चुका हूँ, इसलिए रिवर्सिबल इस लिखते हैं। स्टेप इसलिए रिवर्सिबल है कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है और यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं है, तो मतलब ये स्लो रिवर्स भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट नहीं है तो फिर ये रिवर्स भी हो सकता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कोई बेस ले आते हैं और इस प्रोटॉन को ले जाते हैं, तो बेस जब प्रोटॉन को ले जाएगा तो H+ फॉर्म में ले जाएगा ना, तो इसका ये बॉन्ड पेयर जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर ले चुका हूँ, इन तीनों में से कोई एक ले लो। मैंने फर्स्ट वन को लिया है, देखो फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वन मैंने इसको लिया है। इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट ऐड हो जाता है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है, तो बेस जैसे आएगा 4 इस प्रोटॉन को लेके इसके एरोमेटिसिटी दोबारा रिगेन कर लेगा, इसलिए ये स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप है। तो बेस यहाँ पे ये बना लेगा, बेस H अपने पास ले जाएगा, यानी बेस आप जो भी ले ले, OH जो भी आप बेस ले सकते हैं, NH2 जो बेस आप ले सकते हो, तो वो इधर प्रोडक्ट बना लेगा। इधर आपके पास एरोमेटिक के अंदर क्या हुआ, अब देखो प्रोडक्ट क्या हुआ, आप जो इलेक्ट्रोफाइल लाए थे वो इस फॉर्म में था और प्रोटॉन किस फॉर्म में चला गया, H+ फॉर्म में, H+ फॉर्म में। तो देखो H+ की जगह हम E+ को ले आए हैं, यानी मैं एक की जगह मैं A+ लाया हूँ, दोनों सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। तो H+ की जगह ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन को लव करता है और ये भी इलेक्ट्रॉन को लव करता है, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन। और कौन दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, इस प्यार को क्या नाम दिया गया है कि इलेक्ट्रोफाइल को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ पे H+ चला गया और E+ आ गया, तो आपने इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दी। ये जनरल मैकेनिज्म है। अब इसके जो रिएक्शन है हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं, कौन कौन से इसके रिएक्शन हैं। तो पेज को पलटिए और अपने तरफ अपने नोट्स बनाइए, प्यार से और ज़बरदस्त तरीके से इसके नोट्स बनाए हैं। तो ये है इसके मोस्ट कॉमन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दो रिएक्शन मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये क्योंकि ये थोड़े से फेमस रिएक्शन है, तो इसके लिए हम थोड़े से अलग तक प्रायोरिटी इनको देते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट अलग इसकी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं इन तीनों को कंप्लीट करता हूँ। होने चाहिए थे सारे एक जगह, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर स्टूडेंट का, आपको पता है। चलो, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, आपने ब्रोमीन क्लोरीन को ऐड करना पड़ता है, रिप्लेस का H की जगह H+ की जगह आप ब्रोमीन प्लस ले लाओगे, या ये इस तरह निशान, फिर इस तरह क्लोरीन प्लस ये लाओगे, या इधर H+ की जगह आप लाओगे NO2+ नाइट्रोसोनियम आयन, ये हम बनाएंगे, और इधर आप ले आओगे H+ की जगह थर्ड वन रिएक्शन में SO3 इस प्लस, तो ये आपने रिप्लेस करने पड़ेंगे H की जगह। तो कैसे करते, इसको फिर ये नाम दिया गया हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन। चलो स्टार्ट करो। ये हो गया हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। किस तरह हम हेलोजिनेशन करते हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेंजीन के जो रिएक्शन होते हैं ये विदाउट कैटलिस्ट नहीं होते हैं, तो आपने सबसे पहले कैटलिस्ट को यूज़ करना पड़ता है। क्यों, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। विदाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग ना हो तो बेंजीन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये कैटलिस्ट के बगैर रिएक्शन नहीं होते। अब इसका मतलब ये पाई कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, सिर्फ सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस ये बात क्लियर हो गई। चलो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। कैसी रिएक्शन होता है, कैसे H की जगह यहाँ पे Br किस फॉर्म में आएगा, Br+, जाहिर बात है प्लस फॉर्म में आएगा क्योंकि H+ Br+, तब ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो ये कैसे इसमें आया है, कैसे इसमें
सब्स्टिट्यूट हो चुका है। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, मैं स्टेप तो बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को बनाना है। तो उस स्टेप को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टेप। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल को बनाना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इसमें आप बनाओगे कैसे? इसमें हम लेते हैं ये कैटलिस्ट, इसको हम कहते हैं लेविस एसिड। और आपको पता है डियर स्टूडेंट कि लेविस एसिड जो होते हैं ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाउंड्री में क्रॉस कर गया हूँ, सॉरी। अच्छा, ये क्या होते हैं? लेविस एसिड जो होते हैं, लेविस एसिड ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। और आपको पता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल के अंदर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, इतने ज़्यादा लोन पेयर मौजूद हैं, तो क्या करेगा ब्रोमीन? इसको अपना लोन पेयर इसमें शेयर करेगा। आयरन को आपको पता है आयरन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो उसमें जैसे ही शेयर करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं इधर लिख सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज, ये इसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारी बात यहाँ तक जा चुकी थी कि ये अपना लोन पेयर यहाँ पे शेयर करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। लेकिन ये फ़ौरन या एडजेसेंट ब्रोमाइड से लेगा जो इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो ये ब्रोमाइड जो है ये आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव हो जाएगा तो बेंजीन फ़ौरन इसको अपना फ़ौरन इसका पाई बॉन्ड शेयर करेगा। तो ये इसके हम इस तरह लिखते हैं। इसलिए हम रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने इलेक्ट्रोफाइल E+ लिखा था, हमें एक्टिव चाहिए, तो ये एक्टिव कैटलिस्ट के ज़रिए से हो गया है। अब ये ईज़िली अपना जो बाण वो है पाई बाण है ईज़िली इसके साथ शेयर करेगा। हम इसको इस तरह शो करते हैं कि मतलब इस कार्बन के ज़रिए से आ गए इधर, और ये कार्बोकेटायन बन गए इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसके अगेन आप रेजोनेंस वो बना सकते हो, ये इधर शिफ्ट करके पॉजिटिव इधर आ जाएगा, फिर इसको इधर ये बन गए, फिर इसको इधर शिफ्ट करके पॉजिटिव उधर चला जाएगा। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो इजी आसान है। हर एक मैकेनिज्म में अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। हो गया क्या कि जब ये इस पर अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड पेयर इधर चला जाएगा, बॉन्ड पेयर, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो नेगेटिव हम इस पे लिखते हैं क्या नाम है, आयरन पे। लेकिन ये लिखते तो हम आयरन पे है नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये होता ब्रोमाइड पे है, तो जरा हम इसको इस तरह लिख देते हैं। अब आगे क्या होगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसके बाद एडिशन हो गई, अब लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी इसके अंदर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गए, Br अटैच हो गए इन द फॉर्म ऑफ E+, यानी Br+ फॉर्म में अटैच हुआ है। जब यहाँ पे अटैच हुई तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, कार्बोकेटायन सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब बेस हम लाएंगे, बेस तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन एज अ प्रोटॉन ले जाएगा, और ये इधर अपना बॉन्ड पेयर इधर ले जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और नीचे लोब जो है वो फ्री है, तो ये इसके साथ शेयरिंग कर देगा और अपना पाई बॉन्ड दोबारा बना लेंगे, और पाई बॉन्ड इसका दोबारा बहाल हो जाएगा। तो ब्रोमाइड एज अ इलेक्ट्रोफाइल आया और H इससे एज अ इलेक्ट्रोफाइल चला गया है। अब नॉर्मली बेस कौन सा होता है, तो जाहिर बात है, देखो बेस हम यही लेते हैं जो आपके पास कैटलिस्ट ब्रोमाइड ले गया है, तो उसके पास जो नेगेटिव चार्ज हम लिखते हैं आयरन पे, लेकिन होता है ब्रोमाइड पे, तो वही ब्रोमाइड एज अ H पे जो इसने लिया है उस पर अटैक करके HBr बना लेता है, और इधर कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट होता है। तो ये तो उसकी खासियत है कैटलिस्ट की कि उसको आपने दोबारा रीजनरेट करना है, HBr फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये ऐसा मैकेनिज्म है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन जिसके अंदर आप HBr फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसके अंदर हो गई। ये तो मैंने ब्रोमिनेशन किया है ना, आप वो भी क्लोरीनेशन भी कर सकते हो। ये क्लोरीनेशन के क्या कि क्लोरीन एज अ मॉलिक्यूल ले लो, तो क्लोरीन को एज अ मॉलिक्यूल लोगे तो उसके लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत है। तो कैटलिस्ट कौन सा, फेरोक्लोराइड, इसके लिए फेरोब्रोमाइड, तो इसके लिए फेरोक्लोराइड। तो फेरोक्लोराइड लेंगे, बाकी सारा मैकेनिज्म भी इसका सेम है, जिस तरह मैंने ब्रोमाइड का किस तरह इसका भी। ये प्रैक्टिस आप कर लें, ये आपके लिए है, ठीक है। इस पर आप प्रैक्टिस कर लें तो आप और भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइप आपने इलेक्ट्रोफाइल इसका बनाना है, उसका तरीका आपको आता है, इसके दरमियान इंटरेक्शन होगी। सेकंड स्टेप ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, और थर्ड स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप जो प्रीलिमिनरी, सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप प्रीलिमिनरी, फिर फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और थर्ड स्टेप जो है वो लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आयोडीन का भी कर सकते हैं, वो भी ईजिली है। लेकिन इसमें एक और बात है, इस रिएक्शन को अगर आप थोड़ा सा देख लो तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको दूसरे अंदाज में ये भी कह सकते हैं आल्सो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल एज ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है, sp3 बन जाता है, sp2 से sp3, और फिर उसी को हम एलिमिनेट इसके ज़रिए से हम दूसरे ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को एलिमिनेट कर देते हैं।
तो इट्स कॉल्ड आल्सो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर एक और बात है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं, कैनोनिकल फॉर्म क्यों बनते हैं, इसलिए कि ये इंटरमीडिएट ये स्टेबिलिटी चाहता है, इसलिए हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंटरमीडिएट वांट स्टेबिलिटी, दैट इज वाई कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। जिसके अंदर ये बात है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर किताबों में आपको ये बात मिलेगी, उसके अंदर ये बात है कि इसके अंदर जो फेरिक क्लोराइड है और फेरिक ब्रोमाइड, ये दोनों फेरिक ब्रोमाइड और ये फेरिक क्लोराइड, अगर आप इसको थोड़ा से देख ले तो ये एयर मॉइस्चर को फ़ौरन अपने अंदर लेके अपने कैटलिस्ट की जो इसकी एक्टिविटी थी, जो इलेक्ट्रोफाइल बना रहा था, वो मतलब इसके अंदर वो खासियत कम हो जाती है। तो ये एयर मॉइस्चर के साथ फ़ौरन इंटरेक्ट करता है। तो इसको हम फिर इस तरह करके ऑलरेडी मेड नहीं बचाते हैं, इसको हम इन सिटो प्रिपेयर करते हैं। इन सिटो प्रिपरेशन आई थिंक इसको आप जानते होंगे। इन सिटो प्रिपरेशन वो होता है कि जब रिएक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी दौरान इसको बना के फ्रेश यूज़ करते हैं, यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो रिएक्शन मिक्सर के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिएक्शन मिक्सर के अंदर इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं और उसका तरीका भी इस तरह होता है। ये लास्ट में मैं लिखता हूँ, ये वैसे जनरल बात मेरे जहन में आ गई, मैंने कहा चलो डिस्कस करते चलो। उसके वजह से आयरन मालिक्यूल लेते हैं और 3 ब्रोमीन मालिक्यूल, इससे हमारे पास बनता है स्टोइकियोमेट्री। आप इसके चेक कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये बन जाए। इस तरह आप क्लोरीन के लिए बना सकते हो, फेरिक क्लोराइड बन जाएगी। इसके रिएक्शन मिक्सर के अंदर हम इसी को बनाते हैं, क्योंकि अगर हम पहले से ले ले तो वो मॉइस्चर इसको उसके साथ वो मॉइस्चर इंट्रैक्शन में आ जाता है, तो इसके कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम इसलिए इसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद हेलोजिनेशन फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन हम किस तरह करेंगे, तो नाइट्रेशन का मतलब यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ कि NO2 को आप प्लस फॉर्म में लाएंगे। तो वो कैसे, सबसे पहले जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं। तो जनरल रिएक्शन जो है उसके अंदर ये देखो, बेंजीन है, HNO3 ऑक्सीडाइज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अंदर NO2 को हमने इसमें ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट H2SO4, जिसको कैटलिस्ट कहते हैं, और इसके वाटर फॉर्मेशन हो जाती है और ये Na2H की जगह H+ की जगह ये ऐड हो जाता है। अब इसके अंदर एक तो आप जानते होंगे H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में आ जाते हैं तो इनमें से एक एज ए बेस एक्ट करेगा, दूसरा एसिड एक्ट करेगा। तो इसलिए इस इफेक्ट को कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। जब दो एसिड आ जाएं, वो दोनों स्ट्रांग हो या दोनों वीक हो, तो उनमें से ज़ाहिर बात है जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो एज ए एसिड काम करेगा और जो थोड़ा सा कम स्ट्रांग है वो एज ए बेस काम करेगा। तो इसमें से जो H2SO4 ये एज ए एसिड काम करेगा और ये जो है ऐसा बेस काम करेगा। इसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो चलो हो गई ये बात। अब मैकेनिज्म किस तरह करेंगे, मैकेनिज्म अगेन वही स्टेप है। प्राइमरी स्टेप का प्रीलिमिनरी स्टेप कौन सा होगा कि आप इससे इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट बनना चाहते हैं और आपको लेवल स्ट्रक्चर नहीं आते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कम से कम लेवल स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों के लेवल स्ट्रक्चर पहले सीख लो। इसमें से HNO3 1 2 3 3 O 1 N और 1 H, HNO3 बन गया। इसके अंदर इसके हर चीज़ का ख्याल रखना है। चूँकि नाइट्रोजन ने 4 बांड बनाए, तो आपको याद है कि नाइट्रोजन नॉर्मल 3 बांड बनाए, तो 14 बांड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और ऑक्सीजन 2 बांड बनाता है, यस न्यूट्रल, यहाँ पे 2 बांड यस न्यूट्रल, यहाँ पे 1 बांड बनाए तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरा भी बनाया जाता है, तो उसका इनकम्प्लीट है। तो इस पर चार्जेस का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद आपके पास दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं बता चुका हूँ कि ये सल्फ्यूरिक स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू HNO3। NH3 भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इससे कम है, तो ये एज एसिड काम करेगा और ये एज अ बेस। ये लेवलिंग इफेक्ट है जो मैं भी बता चुका हूँ, लेवलिंग इफेक्ट। तो ये अपना OH बेस काम करेगा ना, तो इससे H लेगा, तो जैसे इससे H लेगा तो इस ऑक्सीजन पे ये बांड पे इधर चला जाएगा। तो चलो इसने H ले लिया ना, तो इसको हम लिखते हैं H2O। ये देखो H2O, लेकिन अभी तक बांड के अंदर बांड में शामिल है अभी तक, और उससे बन गया है आयन सल्फ्यूरिक एसिड। ये बाइसल्फेट आयन में चला जाएगा, एक HC चला गया, ये तो आप जानते हैं। चलिए तो हो गया। इसके बाद होता क्या है कि ये ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने साथ इसी बॉन्ड पेयर को लेके H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। इसी बॉन्ड पेयर को लेकर H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। तो H2O जैसे ही रिलीज करेगा तो अपना बांड इसके साथ ये बांड पेयर अपने साथ ले जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, अब ये और भी पॉजिटिव हो गया कि इससे दूसरा भी चला गया है। तो इसी दौरान जैसे ये जाना चाहता है तो ये ऑक्सीजन अपना इधर दूसरा बांड भी बनाना चाहता है, तो दूसरा बांड तो बना लेगा। चलो इसके जाने से
ये असर कम कर रहे हैं। नहीं, अगर ये बॉन्ड पेयर ले जाए तो ये कहते हैं चलो मैं शेयर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसने शेयर कर लिया, देखो नेगेटिव फॉर्म में, इसको ले लो, इन दोनों में से किसी एक को ले लो, चलो वो ये ऑक्सीजन इधर आ गया और ये वाला इसने दूसरा बॉन्ड बना लिया, लेकिन फिर भी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों कि इसके पहले पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी मौजूद था। अगर ये बॉन्ड जा रहा था तो इधर ये शिफ्ट हो रहे थे, चलो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, लेकिन इसके ऊपर फिर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम कहते हैं NO2+। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, H2 रिलीज हो गया, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, जो इधर रिलीज हो गया, NO2+ बन गया। अब इस NO2+ पे बेंजीन अपना पाई बॉन्ड इसके साथ शेयर करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये अपना बॉन्ड पेयर इधर जब शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पे दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने छोड़ दिए हैं, ये आप बना सकते हो, मतलब इसको इधर शिफ्ट कर लो पॉजिटिव इधर, फिर इसको इधर शिफ्ट कर पॉजिटिव इधर, वो दोनों मैंने छोड़ दिए, आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। मेरा काम है इसके साथ, बस इसको मैं लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप हो गया, इंटर कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके फिर मैंने क्या करना है, हम लेते हैं बेस, ताकि इससे प्रोटॉन को निकाल दे। तो बेस उसी सोल्यूशन के अंदर ये चीज़ मौजूद थी, जिस तरह पिछले रिएक्शन में कैटलिस्ट के अंदर ये चीज़ मौजूद थी। पिछले रिएक्शन में अगर आपको याद हो Br4- उसके अंदर ये Br जो नेगेटिव वो एज अ बेस काम कर रहा था। यहाँ पे ये बाइसल्फेट ये काम करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और इधर अपना बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। तो इधर मतलब दोबारा इसका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्टेप वाइज भी आप कर सकते हैं, लेकिन सॉरी इसके अंदर स्टेप है नहीं, मतलब ये 4 ये स्टेप है कि मतलब इस पे अटैक कर ले और इसके अंदर ये बन जाए। तो पाई बॉन्ड दोबारा बहाल हो गए, एरोमेटिसिटी दोबारा गेन। अब इसमें हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप गेन। क्यों इस स्लो स्टेप क्यों, इस स्टेप में मैं बता चुका, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ। स्लो स्टेप इसलिए कि इसमें आप एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो एरोमेटिस को डिस्टर्ब करना, वो एरोमेटिस स्टेबल है और ये एरोमेटिस डिस्टर्ब भी तो अनस्टेबल है, तो स्टेबल से अनस्टेबिलिटी के लिए आप जा रहे हैं तो स्लो प्रोसेस तो होगा। और यहाँ भी क्या है, ये अनस्टेबल है और स्टेबल बन जाता है, एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, तो इस फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो दोबारा से आपका H2SO4 कैटलिस्ट दोबारा वो रीजनरेट भी हो जाएगा और नाइट्रेशन भी हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं N2+ के एडिशन को, सॉरी सब्सटीट्यूशन को हम नाइट्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये सब्सटीट्यूट हो गया। तो फर्स्ट एडिशन देन एलिमिनेशन, और आल क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन। ये रिएक्शन हो गया। अब इसके अंदर कुछ बातें मजीद है जो कि इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये दो एनेस्थेटिक कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं बेंजोकेन और जिसको हम कहते हैं प्रोकेन। ये दोनों एनेस्थेटिक कंपाउंड है, लेकिन पता है कहाँ से कैसे बनते हैं, इसी नाइट्रेशन से ही बनते हैं। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो पी नाइट्रोटॉल्वीन। टॉल्वीन आप जानते हो, अगर इसको हम टॉल्वीन अगर इधर CH3 हो जाएगी तो टॉल्वीन हो जाएगा, जो नोमेनक्लेचर में आपको बता चुका हूँ। और इधर अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए तो पैरा पे नाइट्रो है, तो पैरा नाइट्रोटॉल्वीन। तो ये नेमिंग मैं पीछे बता चुका नोमेनक्लेचर में। तो पैरा नाइट्रो इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन एनेस्थेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजोकेन एंड प्रोकेन। तो ये इसी का मतलब एक एप्लीकेशन है नाइट्रेशन का। इस तरह अब ये नाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मींस कि आप सल्फ्यूरिक एसिड SO3H को ऐड करेंगे। कैसे सल्फोनेशन, अच्छा इसका जनरल रिएक्शन जो है हम इस तरह करते हैं। ये बेंजीन है, फ्यूमिंग H2SO4 हम लेते हैं। कौन सा, फ्यूमिंग H2SO4। ये फ्यूमिंग H2SO4 है, ये कंपाउंड के पास बन जाता है H2O रिलीज। अब इसके अंदर तो कोई कैटलिस्ट मेन्यू पर नहीं लिखा, ये कैसे। अच्छा इसका दूसरा फॉर्म देख ले, या इस तरह बाज़ बुक में इससे लिखा जाता है, बाज़ किताबों में इससे लिखा जाता है बेंजीन SO3, ये कैटलिस्ट और ये H2O और ये दोबारा प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन ये थोड़ी सी चेंजिंग। बाज़ बुक्स में फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो इसका मतलब फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब यही है कि SO3 मौजूद होता है H2SO4 में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये दोनों ठीक हैं। कैसे, अब हम पढ़ते हैं। फ्यूमिंग का मतलब ये होता है कि 7% SO3 को आप H2SO4 में डालोगे, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा। ये कौन सा होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए हमें। पास बुक्स में इस तरह भी लिखा जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4, ये भी हो गया। अब थोड़ा सा आप सोच लें, ये चीज़ें मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, SO3 को SO3 अच्छा रिएक्शन तो इस तरह लिखा जाता है। ये होता क्या है, बुक्स में जो है ना वो इस तरह लिखा 2H2SO4, इसको मैं रिएक्शन इधर लिखता हूँ 2H2SO4। ये रिएक्ट करके हमें देते हैं SO3 + H2SO4 + H2O। अगर आप इसको दोबारा इस सब को ऐड करके ये चीज़ आपके पास बनेगा। थोड़ा सा इन सारी चीज़ को ऐड कर ये चीज़ बनेगा, और इसको हम कहते हैं ओलियम। इसको हम कहते हैं ओलियम। अब ये SO3 हमें चाहिए, ये SO3, और ये इसके कंसनट्रेटेड फॉर्म से बनता है, इसके कंसनट्रेटेड फॉर्म से बनता है। तो अक्सर बुक में इस तरह लिखा जाता है कि मतलब H2 ये सॉरी H2
H2O। अक्सर बुक में फिर इस तरह लिखा जाता है कि SO3 में SO3 को आप H2O में डिसॉल्व करके तो इससे क्या बनेगा, देखो H2O में अगर आप SO3 को डिसॉल्व करोगे तो इससे बनेगा H2SO4, वही चीज़। और एक H2O4 ये हो गया और दूसरा H2O4 आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो तो दो बन गए हैं। तो जनरली हम इस तरह कि इन दो H2SO4 से क्या बनता है SO3, ये हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। SO3 से इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, ठीक है। बाकी H2SO4 H2O दोबारा H2SO4 तो कैटलिस्ट से दोबारा रीजनरेट हो गया, वाटर एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। तो ओलियम हम लेते हैं, ओलियम के अंदर SO3 H2O में डिसॉल्व करके ये चीज़ बन जाता है और ये कैटलिस्ट है, दोनों को कंबाइन करके ओलियम, इससे हम कहते हैं ओलियम। लेकिन इसके अंदर एक और बात है, जैसे आप 2H2SO4 इससे SO3 बनाते हो, H2SO4 बनाते हो H2O, लेकिन ये दोनों आपस में, इसको भी हम कहते हैं ये भी लेवलिंग इफेक्ट है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। वाटर एसिड एम्फोटेरिक है, एसिड भी काम करता है, बेस भी काम करता है, लेकिन ये दोनों एसिड, फॉर एग्जांपल दोनों एसिड, तो इसके अंदर भी लेवलिंग इफेक्ट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके अंदर डिजॉल्व होगा, ये H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपना H इसको देगा तो हम कहते हैं कि इसने अपना H दे दिया, इस फॉर्म में चेंज हो गया, और इधर H3O+ इसने H एक ले लिया। तो जनरली हम कैसे लिखते हैं इस रिएक्शन, तो हम इस तरह लिखते हैं 2H2SO4 SO3 मिल गया और ये H बाइसल्फेट मिल गया, H3 इसने आयन प्रोटॉन ले लिया, और इसको फिर हम इस तरह भी करते हैं कि ये कैसे, ये दोनों लेवलिंग इफेक्ट की वजह से इंटर कन्वर्टेबल भी है कि इससे H2SO4 भी बन सकता है, H2O भी बन सकता है। तो देखो आपने हर एंगल से इसको कवर करना है। ये थोड़े से रिएक्शन जो है इसके अंदर डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट लिखे जाए, मैंने सबको कंबाइन करके आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब सारे कोई मुश्किल नहीं है, मतलब सभी एक ही बात है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, बस 2H2SO4 होते हैं, उसका अपनी चीज़ें बनानी है, और इसके अंदर हमें ये चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ये SO3। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हम रिएक्ट करते हैं कैसे, चलो देखते हैं। अपनी जफ़ाएं सोची, अपनी जफ़ाएं सोची। ये देखें फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आपने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। इलेक्ट्रोफाइल क्या करें, अब जब इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो, देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इसको हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इधर अटैक करेगा और इधर नीचे पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये मैंने इधर बनाया हुआ है पॉजिटिव। इसके अगेन आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, ये सिग्मा कम्प्लेक्स है, इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तीनों के तीन आप बना सकते हैं, मैंने एक बनाया है, ठीक है, मेरे एक से काम है। अब ये जैसे अटैक करेगा, जैसे इधर अटैक करेगा, तो ये देखो इस पर अटैक कर लिया, अब ये अपना बाण इधर शिफ्ट करेगा, क्यों, सल्फर नॉर्मली 6 बाण बनाता है, तो ये 7वां बाण आएगा तो अपने बाण इधर शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज जैसे इस पे आए तो नेगेटिव चार्ज मैंने प्रोटॉन लिखते, इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा बेस, जैसे बाकी रिएक्शन में कहते हैं, तो बेस कहाँ से, ये देखो ये बेस आपको पता है कि रिएक्शन मैंने बनाया था पीछे रिएक्शन में, यहाँ पे मैंने बनाया था कि SO3 H2SO4 ये बेस है, ये एक्ट करेगा, इससे प्रोटॉन लेगा, इससे इस प्रोटॉन भी अटैक करेगा प्रोटॉन, और ये अपना इधर रेमेटिस्ट दोबारा रिगेन कर लेगा। तो रेमेटिस्ट दोबारा रिगेन कर ली, इसने इस पर अटैक कर लिया, SO3 तो आ गया, लेकिन H फॉर्म भी है। आप कहेंगे कि H कैसे आ रहा है, तो H के अंदर ये थोड़े से, ये भी बुक्स के अंदर फिर बाज़ बुक्स में मुख्तलिफ किए हुए हैं, बाज़ में डिफरेंट एंगल से किए हुए हैं। तो ये देखो जब ये इस पर अटैक कर लेगा, SO3 पे तो नेगेटिव चार्ज है, फिर उसके बाद उसमें फिर इस तरह किया हुआ है कि इस नेगेटिव चार्ज ये दोबारा अटैक कर लेते हैं वाटर पे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इधर वाटर मौजूद था ना, वाटर को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, फिर आपके लिए आसानी होगी। इस फॉर्म में H2O तो पीछे मैंने लिखा था, H3O इस फॉर्म में मैंने लिखा था, इधर मौजूद है, मैं दिखाता हूँ। SO3 हो गया, बाइसल्फेट भी हो गए, ये चीज़ रह गई थी। अब ये जो है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, इस प्रोटॉन पे, और इस प्रोटॉन को पर हम इसके साथ ही लिखते हैं, ठीक है। तो बाज़ बुक में अटैक बाद में किया है, बाज़ ने पहले किया है, तो जिस तरह आप देख लो रिवर्स, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। पहले अटैक कर लो, बाद में अटैक कर लो, कोई इसका मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते भी हैं खैर रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल को। तो इधर भी अटैक कर सकते हैं, मैंने इधर अटैक कर लिया, इधर से अटैक कर लिया, चलो H हो गया, तो H मैंने अटैच किया हुआ है, बाकी बेस बाद में आ जाता है, उस पर अटैक कर लेता है, रेमेटिस्ट रिगेन, और ये सल्फोनेशन हो जाती है। तो इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। H की समझ आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत आपको क्लियर होगा कि H कैसे इसमें आ जाता है। तो मैं बता चुका हूँ कि ये प्लस फॉर्म में होता है, इसका जो H होता है वो इसके पास मौजूद वाटर के साथ। तो आप इधर भी अटैक कर सकते हो, या पहले बाइसल्फेट को इस पर अटैक करके इसके बाद भी अटैक कर सकते हो, यानी अगर ये बन जाए और इसके बाद इधर H ना हो, इसके बाद भी आप अटैक कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर ये नेगेटिव हो और ये H3+ और H2O
यहाँ पे भी यहाँ पे भी अटैक कर सकते हैं। तो वो मतलब एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, कोई इसमें एक दिक्कत नहीं, आसान है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिएक्शन क्यों, सॉरी माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो नाम से ही जाहिर है, रिवर्सिबिलिटी यानी अगर इस रिएक्शन को आप जैसे फॉरवर्ड जा रहे हो, अगर आप बैकवर्ड की तरफ आओगे तो आपको ईच स्टेप आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, कोई इंटरमीडिएट वो चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन मस्ट रिट्रेस ईच स्टेप ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, कि अगर आप बैकवर्ड की तरफ जाओगे तो आपको एक एक स्टेप दोबारा वही मिलेगा। अच्छा, दूसरे अल्फाज में अगर ये मुश्किल है, इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, अगर आप रिवर्स आओगे आप तो आपको वही इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर वही आपको मतलब रिएक्टेंट दोबारा मिल जाएगा। अच्छा, ये भी समझ आ गई। दूसरे अंदाज में, दूसरे बहुत आसान अल्फाज में ये मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स और फॉरवर्ड का दोनों का इंटरमीडिएट सेम होता है, ये सबसे सिंपल है, दोनों का इंटरमीडिएट सिंपल। अगर आप फॉरवर्ड जाओगे, प्रोडक्ट बनाओगे, ये इससे जो दरम्यान में इंटरमीडिएट उसका भी ये रहेगा, और इधर वापस जाओगे तो फिर भी इंटरमीडिएट यही रहेगा। तो याद रहेगा इंशाल्लाह, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, ये तो हो गए सल्फोनेशन, इसको हम कहते हैं जब सल्फोनेशन इंटरमीडिएट बना लेता है, अगर प्रोडक्ट बन जाए, सल्फोनेशन हो जाए, और अगर आप डिसल्फोनेशन करोगे तो दोबारा भी इंटरमीडिएट दोबारा भी वही सेम बनेगा। तो दरमियान में जो इंटरमीडिएट है वो दोनों का सेम होगा। ऐसे प्रिंसिपल को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम फ्लो शीट डायग्राम, एनर्जी फ्लो शीट डायग्राम पढ़ते हैं, तो ये भी इसके अंदर और भी डिटेल हो जाएगी कि आपको ग्राफिकली किस तरह आप एक्सप्लेन करोगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। तो इसको हम इससे एक्सप्लेन करते हैं, ये फ्री एनर्जी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये बेंजीन है और ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल भी मतलब ये बेंजीन पे अटैक कर देता है और इससे बन जाता है ये चीज़ कार्बो इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद हम इसको दोबारा मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो आप जानते होंगे ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट है। हर स्टेप के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, हर स्टेप के अंदर। ये एक स्टेप है स्टेप 1, इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट, ये दूसरा स्टेप है स्टेप 2, इसके अंदर ईच स्टेप हैज़ इट्स ओन ट्रांजिशन स्टेट। हर एक स्टेप के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, 2 स्टेप है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगे और ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आप इसी चीज़ को दोबारा रिवर्स ले जाओगे तो बिल्कुल यही फ्लो शीट डायग्राम, बिल्कुल एनर्जी फ्लो डायग्राम जो है, प्रोफाइल डायग्राम बिल्कुल यही सेम रहेगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं रहेगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। तो सल्फोनेशन क्या मतलब कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, ये सल्फोनेशन है, और डिसल्फोनेशन क्या है कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो। तो दोनों का प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी दोनों कंफर्म करते हैं, दोनों बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करते हैं। बोथ हैव सेम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये तो हो गया। स्टूडेंट, आपको वाकई इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, वाकई आपको समझ आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड विद योर ब्रदर्स, एवरी रिलेशनशिप। बस जो भी आप कर सकते हो कर लो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्राइडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड आइसोलेशन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। थैंक यू।